नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अधिकारी से करवा रहे हैं, जब आप उनसे फील्ड में मिलेंगे तो आप उनका बिल्कुल अलग अंदाज देखेंगे, लेकिन जब दोस्तों के साथ होते हैं तो परिवार भी को भी ऐसा लगता है ये वही है कि कोई और है। संगीत का भी बहुत शौक है इन्हें। जो जीवन में एग्जाम दिया उस एग्जाम को क्लियर किया। घर वाले और बाहर वाले सभी मानते हैं कि लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लेते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। परिवार के लिए हर समय तैयार रहते हैं, लोगों की मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। परिवार के लोग और खुद उनकी पत्नी भी कहती कि कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया उन्होंने। तो बहुत स्वागत करता हूं मैं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी नीलेश क्षीरसागर साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी तक लोग नीलेश क्षीरसागर के नाम से ही जानते हैं। डॉक्टर नीलेश क्षीरसागर के नाम से बहुत कम लोग जानते होंगे। शायद वही जानते होंगे जो आपका फ्रेंड, जो आपका जो लोग होंगे या दोस्त होंगे या जो आपका फ्रेंड्स का जो बैकग्राउंड होगा सर। लेकिन डॉक्टर क्यों नहीं लगाते सर? कारण क्या है इसका? इसका कोई खास कारण नहीं है। जो हम यूपीएससी के समय एग्जाम देने के लिए जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें कोई भी इस तरह का इनिशियल्स लगाना नहीं होता कि डॉक्टर वगैरह। वही फिर जो जानकारी है हमारे एकेडमी में भी चली जाती है। एकेडमी से फिर वही जानकारी हमारा जो राज्य शासन को प्राप्त होती है। अगर आप बीएमएस हो, एमबीबीएस हो, डॉक्टर्स हो तो उसके लिए फिर प्रक्रिया करनी रहती है। वो प्रक्रिया छूट गई तो मैंने वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी डॉक्टर नहीं आ पाया, इसलिए वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कभी डॉक्टर नहीं लगा। तो बहुत सारे कम लोग जानते हो कि मैं बीएमएस ग्रेजुएट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो इसीलिए वो छूटा है। उसका कोई खास वजह ऐसी नहीं है। इंटरव्यू हर समय आपसे होती है, बातचीत होती है। आज कुछ अलग तरीके से शुरू करते हैं सर। मैंने सुना संगीत में बहुत रुचि है और बच्चों को भी संगीत आप सिखा रहे हैं, खुद भी संगीत सीख रहे हैं, तबला सीख रहे हैं आप। तो मैं चाहूंगा सर शुरुआत आज कुछ सुना के ही करिया जाए, कुछ बजा कर दिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं बिल्कुल सभी को, दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, मनुष्य जो हम सभी लोग हैं उसमें अगर संगीत या कुछ कला में अगर हम रुचि नहीं लिए हैं तो हमारा यानी मनुष्य होने का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि बाकी प्राणी इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। तो कोई कला में रुचि सभी व्यक्तियों ने अवश्य रखना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए कि हम संजोग लें और सीखना भी चाहिए। बहुत सारे लोग तो म्यूजिक सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेस रिलीफ लगता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जब हम संगीत सीखना शुरू कर देते हैं तो संगीत का हमारा सुनने का नज़रिया भी बदल जाता है। मैं खुद के बारे में कहना चाहूँगा, जैसे मैं लगभग 1.5-2 साल से तबला सीख रहा हूँ, तब जो भी कुछ गाने, हिंदी गाने या बाकी भी सुनता हूँ तो कौन सा तबला बन रहा है, कौन सा ताल उसमें संभवतः बज रहा है, वो भी थोड़ा अंदाजा आ जाता है और उसमें एक थोड़ा अलग तरह की अनुभूति होती है। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आपकी रुचि है तो आपने इस तरह के क्लासिकल म्यूजिक में बिल्कुल आगे सीखना चाहिए। कुछ सुना दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो तबला में बेसिकली सभी जो लोग पहले सीखते हैं तो वो त्रिताल ही सीखते हैं। तो पहले मैं त्रिताल को बजा के दिखाता हूँ। सुनाने का आपको एक ही कारण था। कारण ये था कि एक कलेक्टर से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता जीवन में, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में भी अगर वो अपने शौक के लिए, और सबसे बढ़िया तो म्यूजिक आप सीख कर देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतर चीज होती है म्यूजिक। आपके दिमाग में दिन भर की जितनी भी थकावट होगी, 10 मिनट 15 मिनट का म्यूजिक वो थकावट को पूरी तरह से दूर कर देता है। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक जीने का अलग नजरिया भी संगीत अपने सामने खोल देता है। और बिल्कुल संगीत के बारे में हमने सभी ने जानकारी, बेसिक कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसके बारे में लोग सिखाने वाले भी है, और आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हो, तो उसमें भी हम मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। अब मैं चाकन गांव लिए चलता हूं सर, जहां आपका जन्म हुआ था। वो गांव पुणे से लगभग 30 किलोमीटर। माता पिता शिक्षक थे सर। बचपन की कुछ यादें सर जो आप शेयर करना चाहें? इसमें खासतौर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि बचपन में मैं स्कूल बिल्कुल जाया नहीं करता था, और उसमें जब माँ टीचर ही थी तो माँ के जो कक्षा में ही बैठा रहता था, तो बहुत बार मुझे बाकी सब टीचर्स ने बताया कि नहीं, तो अपने खुद के कक्षा में जाके बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन मैं माँ को नहीं छोड़ के जाता था।
तो हालांकि अब थोड़ा उस बारे में कहना गलत हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक टीचर थे जो माँ के साथ पढ़ाते भी थे, धुमाल नाम के एक टीचर थे। तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ बहुत जोर से लगा दिया। तो मैं पहली कक्षा में भी जाता नहीं था, तो थप्पड़ खाने के बाद बहुत रोया। तो उनके डर के मारे मैं हमेशा पहली कक्षा में फिर स्कूल अटेंड करना चालू कर दिया। लेकिन मेरे खुद के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उस एक थप्पड़ के कारण मैं बाद में भविष्य में बहुत हमेशा स्कूल समय पे जाना, स्कूल का होमवर्क करना और एक थोड़ा जो एक डिसिप्लिन है वो मेरे अंदर आ गया था। लेकिन सर, वो जो मार होती है, वो जो थप्पड़ होती है, वो आपका जीवन सुधारने के लिए होती है। आज की बात अलग है, परिदृश्य बहुत बदल गया है। माँ बाप तुरंत स्कूल पहुंच जाते हैं जरा सा भी कुछ बच्चों के साथ होता है, लेकिन वो मार में एक अपनापन भी छुपा होता था। एक भविष्य के लिए एक सोच छुपी रहती थी वो शिक्षक की कि मैं उस मिट्टी का बर्तन बना रहा हूं जो मिट्टी एकदम गीली है, उसको आकार उसको देना है। वो पढ़ाई और अब की पढ़ाई में भी जमीन आसमान का अंतर है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उसमें वही फिर से दोहराना चाहूंगा, जो मुझे थप्पड़ मिला था वो मेरी माँ उस समय सामने ही थी, वहीं पे खड़ी थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था। तो समय तो बिल्कुल बदल गया है और उस तरफ का नजरिया भी वही था कि एक इसके इस तरह के डिसिप्लिन जो एक के लिए किया गया था और उसके कारण जो भी यानी जो एक मेरा भी खुद का उस समय नजरिया बदला कि नहीं, हमको जाना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा गलत कर रहा हूँ, स्कूल में बैठ नहीं रहा हूँ, करीब खुद माँ ही टीचर है तो मैं जैसे भी चाहूँ मेरे मन का बर्ताव कर लूँ। तो एक फिर मुझे एक सीख मिल गई उस समय की, मुझे लगता है वो बाद में बहुत काम आ गई। सर, पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, फिर बीएमएस आ गया बीच में, फिर डिप्टी कलेक्टर भी आप बने, फिर आप आईएएस भी सेलेक्ट हुए। ये इतने सारे जीवन में पशोपेश सर, मतलब क्या लाइन शुरू से क्लियर नहीं थी या दिमाग में ये चल रहा था कि ये भी कर लो वो भी कर लो? नहीं, इसमें मेरा जो खुद का सोच था कि मैं पर्सनली खुद चाहता था कि इंजीनियर ही बनूं और मेरा खुद का इंटरेस्ट भी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के भी था। लेकिन समय वैसा रहा होगा कि उस तरह का फिर स्थितियां बनी। तो ये हो गया कि उस समय जब मैं पास आउट हो रहा था, थोड़ा पिताजी का एक कहना था कि घर में कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर बने और अच्छा रहेगा अगर इंजीनियर के अलावा तुम डॉक्टर बनते हो तो। और उस समय मेरा एक खुद का पर्सनल मानना था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही एमबीबीएस करना है। और उस समय जो एक प्रक्रिया थी उसमें राउंड्स चलते थे, बहुत हर एक महीने के बाद राउंड्स होते थे। तो उसमें मैं बहुत कम मार्क्स से पीछे था, मुझे एमबीबीएस मिलने की पूरी गुंजाइश थी। मैं भी उस समय भी सोचता था कि अगर एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, डॉक्टर होता है तो अच्छी बात रहेगी। तो मैंने इंजीनियरिंग को एडमिशन न लेते हुए बीएमएस को लिया, क्योंकि उस समय के नियम में वो था कि अगर आप एक बार इंजीनियरिंग को एडमिशन लिए तो आप एमबीबीएस के राउंड नहीं कर सकते। तो उस कारण मैं फिर उस साइड में नहीं जा पाया। लेकिन समय का स्थिति ये था कि मैं फिर लास्ट राउंड तक मुझे एमबीबीएस नहीं मिल पाया, उसमें 7-8 महीने 1 साल निकल गया था। तो मैंने सोचा फिर अब कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज के जाऊंगा तो 1 साल खराब हो जाएगा, तो अपन अच्छा इसमें ही बीएमएस में ही कंटिन्यू करके फिर भविष्य में देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तब मैंने फिर सोचना चालू कर दिया कि अब अपने को भविष्य में आगे क्या करनी चाहिए या क्या बनना चाहिए। माता पिताजी टीचर थे, तो बहुत बार जिला पंचायत में आना जाना, जिला पंचायत के बहुत सारे काम, जिला पंचायत के कुछ स्कीम्स में अगर कुछ लोगों को लाभ लेना है तो मेरे पिताजी के पास लोग आते थे, फॉर्म्स देते थे, तो मैं जिला पंचायत में सबमिट करने के लिए बहुत बार जाता था। तो उस समय मुझे फिर जानकारी हुई कि कलेक्टर जैसा पोस्ट है, सीओ जिला पंचायत जैसा पोस्ट है, बाकी सेक्रेटरी जैसे पोस्ट है, ये जो इन सभी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनके अधिकारी इस यूपीएससी पास करके ही बनते हैं, इस तरह का एग्जाम देके। तो मैंने सोचा कि अब इसी को हमको इस तरह का एग्जाम जो इतना कॉम्पिटिटिव है देख के एक जुनून भी रहता है, हम जब उस स्थिति में रहते कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो उस जुनून के साथ मैंने तय किया कि अब मुझे यूपीएससी ही एग्जाम देना है। सर, जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अचानक घर का वो बच्चा जिसके लिए माता पिता सोच रहे हैं कि वो डॉक्टर बने, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे पहले जाना, 10th 11th 12th आपने किया, उसके बाद बीएमएस आप आए, घर वालों का एक्सप्रेशन क्या था उस समय कि अचानक फील्ड बदल रहे हैं, क्या है, कुछ ऐसी बात हुई थी?
उस समय लग ही रहा था कि चलो 2-3 रैंक से एमबीबीएस मिल ही जाएगा, अगला राउंड अगर हम करते तो मिल जाएगा, तो इंजीनियरिंग न लेना ही ठीक रहेगा। तो इस तरह का स्थितियां, बहुत चर्चाएं वहाँ उस समय हुई, लेकिन जो भी नसीब में होगा कि मुझे एमबीबीएस का एडमिशन नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ कि जैसे मैं महासमुंद में भी पोस्टेड था, यहाँ पे भी पोस्टेड हूँ, और यहाँ इस पोस्ट में रहते हुए मुझे मेडिकल कॉलेज खोलने का जिम्मा मिल रहा है, उसमें काम करने का जिम्मा मिल रहा है। जैसे 125 लोगों के एडमिशन हर एमबीबीएस कॉलेज में दोनों जगह पे हो रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है कि जो सीट मैं गंवा दिया था, मुझे नहीं मिल पा रही थी, मैं हर साल 125 बच्चों को वो सीट प्रदान करने के लिए कुछ कर पा रहा हूँ इस समाज के लिए, लोगों के लिए। तो एक अच्छा लगता है कि उस समय चलो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, उसके कारण एक जो निगेटिव मोटिवेशन रहता है कि उस समय तो मेरा एमबीबीएस का एडमिशन छूट गया था, लेकिन अब यूपीएससी किसी भी हालत में किसी भी तरह मुझे क्रैक करना है या उसमें अच्छा रैंक लाना है ताकि मैं आईएएस बन जाऊं। तो मुझे लगता है कि वो एक नसीब में था, वो जो निगेटिव मोटिवेशन। सर लेकिन वो तो बहुत पॉजिटिव रहा। अगर आप बीएमएस में नहीं जाते तो शायद पल्लवी जी आपके जीवन में नहीं आती सर। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि अगर मैं उस कॉलेज में नहीं जाता तो थोड़ा अलग ही रहता, और शायद मैं एमबीबीएस या इंजीनियरिंग के जाता तो शायद मैं यूपीएससी का सोचता भी नहीं। और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हालांकि मैं उसको एक बैच सीनियर था, एक बैच में, और वो एक बैच मुझे जूनियर थी। तो फिर मैं सेकेंड ईयर में था तब हमारी मुलाकात भी हुई, फिर जान पहचान हुई, और मैं जब हमारा शादी तय हुआ तो ऐसे ही थोड़े पारिवारिक फिर जान पहचान भी निकल गई थी। तो चलो एमपीएससी की तैयारी कर रहा है तो एंगेजमेंट करके रखेंगे, फिर शादी का देखा जाएगा, इस तरह का सोच था। लेकिन परिवार के सब बुजुर्ग लोग, सब माता पिता मिले तो बोले कि सब लोग राजी है तो क्यों देर करना, तो अपन शादी तय हो गई। लेकिन सर आज का यूथ जो है वो दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता सर। जैसा मैंने सुना सर, उस समय आप कुछ नहीं कर रहे थे, शायद आज के समय के युवा होते तो बोले यार नौकरी नहीं है, वेल सेटल नहीं है तो शादी नहीं, अभी शादी नहीं, बाद में देखेंगे। मैडम ने कुछ नहीं करते हुए भी आपसे शादी की। जितना उनसे बात हुई उनका ये कहना था कि इंसान देख के आदमी को, किसी भी इंसान को अपना जीवन तय करना चाहिए। कितनी बड़ी बात लगती है सर? नहीं बिल्कुल, यानी हम बहुत बार यानी इस तरह का सोच नहीं रख पाते बहुत ज़्यादा, उसमें खासतौर पे शादी को लेके प्रोस कॉन्स इस तरह का आजकल बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। लेकिन हमारा वही कहना है कि अगर आपको साथ को जिसको जीवन साथी चुनना है तो उसको दिल आपका पहले मिलना चाहिए, बाकी बातें, बाकी अगर अच्छा इंसान आप चुन रहे हो तो साथ में ही भविष्य की जो भी भागदौड़ है आप लोग मिलके, दोनों परिवार मिलके संभाल सकते हैं। तो वो सोच उस समय हमारी दोनों की भी थी। और हालांकि चलो लड़के के लिए तो ठीक रहता है, लड़के के लिए थोड़ा मुश्किल था ही, उनको, उनके परिवार को भी या उनको भी बहुत बार, बाकी जो हम उनके रिश्तेदार थे वो बिल्कुल कहा करते थे कि आपने ऐसे कैसे शादी तय कर दी, लड़का तो कुछ करता नहीं है। तो उनको बहुत यानी इस तरह का बात लोग कहते थे, लेकिन उनके पूरे परिवार को एक लगा होगा उस समय। पल्लवी को तो हम एक दूसरे को तो पहले से जानते थे, तो शादी के लिए फिर हाँ कर दी थी और शादी हो गई थी। पीसीएम बैकग्राउंड एकदम अलग सर, बीएमएस की पढ़ाई एकदम अलग, उसके बाद एमपीएससी आपने किया, वो भी ठीक है यूपीएससी का सिलेबस होगा लेकिन वो बिल्कुल अलग तरह की पढ़ाई। यूपीएससी भी आपने किया, पहली अटेम्प्ट में आप 78 आपका रैंक आया सर। यूथ को क्या कहना चाहेंगे? इतनी डाइवर्सिटी मैंने देखी सर, अलग अलग विषयों पे आपने पढ़ाई की लेकिन अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा आपने। अब के यूथ के पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन है सर, सोशल मीडिया हो गया, मतलब इतना समय सोशल मीडिया में बिताते हैं कि शायद वो समय अगर हम किताबों में दें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और इंफॉर्मेशन इतनी है कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसको लें और किसको ना लें। एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जीवन में मौजूद है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे यूथ के लिए? इसमें खास तौर पे मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि हम हमारे पढ़ाई के सोच को बहुत सीमित कर देते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इसके दर्ज पे, या इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस तरह से सोचते रहते हैं। लेकिन मेरा अब चूंकि इतने साल के बाद अब इसमें मुझे लगता है कि पढ़ाई को हमने इसी रिजिड फॉर्म पे नहीं रखना चाहिए। आपको जो एक डिग्री के लिए लेना बात अलग है,
लेकिन आप भविष्य में भी आपके डिग्रीज लेने के बाद भी आप बहुत सारे विषय के बारे में सोच सकते हो कि जिसमें आगे कुछ पढ़ना है, आगे कुछ लिखना है, और थोड़ा उसको हमको ओपन माइंडेड अब होना चाहिए। खास तौर पे जो यूरोप और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आजकल आपने यहाँ पे भी आया है कि हम इंटर डिसिप्लिन भी सीख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक सोच हमने रखनी चाहिए। मैं जब यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया था, फिर उसमें नेट जेआरएफ भी मुझे पास हो गया था। तो हम अलग अलग डिसिप्लिन में सीख सकते हैं क्योंकि सीखना इज अनलिमिटेड है, ऐसा कहना चाहूंगा। खास तौर पे सोशल मीडिया के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं अगर अब आज सोचता हूं अगर हमारे समय पे इतना इंस्टाग्राम, हालांकि फेसबुक तो उस समय आया था, लेकिन इतना सोशल मीडिया का अगर रीच रहता तो संभवतः आज हम इस पोस्ट पे नहीं रहते, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है और हम हमारे जो सभी लोगों का, मनुष्य प्रजाति का ही जो अटेंशन स्पैन है वो कुछ सेकंड उसमें आ गया, 1 मिनट 30 सेकंड इस तरह का हुआ है। तो लंबे समय कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना, किसी बुक को पढ़ना, तैयारी करना, थोड़ा ये सोशल मीडिया के कारण थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है। लेकिन जिसको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, खासतौर पे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि मोबाइल को अगर आप ना करके कंट्रोल कर पाओगे तो आप बिल्कुल अच्छा तरह से मेहनत कर पाओगे। इन सभी एग्जाम्स में या जो भी जीवन में परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आप अच्छा प्लेयर्स भी बनना चाह रहे हो, या आप अच्छे सर्विस में आना चाह रहे हो, या अच्छा कोई खुद का व्यवसाय भी करना चाह रहा हूँ, हार्डवर्क को कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर हम इस तरह से सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करेंगे, कभी कभी हम लोग भी कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य से थोड़ा हट जाएंगे। मैंने सुना है सर, जिस जिले में कलेक्टर रहते हैं वहाँ फोटोग्राफी का भी बहुत आनंद लेते हैं। आप कभी तितलियों के साथ चले जाते हैं। मैंने सुना है कि तेंदुआ यहाँ आ गया था, तेंदुए की फोटोग्राफी करने भी आप चले जाते हैं सर। डर नहीं लगता? नहीं, इसमें खासतौर पे जो फॉरेस्ट के लोग लेके साथ में चलते हैं, वो सुरक्षता का तो पूरा पहले सोचते रहे, क्योंकि अब आजकल वाइल्ड लाइफ के बारे में लगभग 7-10 साल से जान रहा हूँ, तो कितना दूर जाना वो सबसे पहले सोच के ही करते हैं। हालांकि बहुत अच्छे तेंदुआ के फोटो कांकेर में भी मिले थे, और प्रयास सभी जगह पे यही रहता है कि वाइल्ड लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब न करते हुए फोटो लेना है, और उसके जो भी एथिक्स है उसका 100% पालन करता हूँ। बहुत सारे अच्छे बर्ड्स के फोटो भी पूरे अपने प्रदेश में है, मिलते हैं, उसके भी मैंने क्लिक किए हैं। जब भी कभी थोड़ा छुट्टी मिल जाती है, खासतौर पे अपने यहाँ बाढ़ नवापारा हो, अपने पास कान्हा जैसा नेशनल पार्क भी है, और हमारे किसी भी जिले में चले जाएंगे तो अलग अलग प्रजाति के पशु पंछी मिल जाते हैं, तो उनका बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ में ज़्यादातर फोटोग्राफी करता हूँ, तो उससे बहुत आनंद मिलता है। स्ट्रेस के लिए कितना जरूरी मानते हैं ये सब चीजों का जीवन में होना सर? म्यूजिक आप सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल हम सभी लोग देख ही रहे हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल, सभी क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन टाइम कम है। पहले आप जैसे मीडिया में भी देखे होंगे कि पहले इतना ब्रेकिंग न्यूज का कल्चर नहीं था, भागम भाग नहीं थी। और भी मान लो कोई प्राइवेट में भी कोई काम कर रहा है, गवर्नमेंट में भी कोई काम कर रहा है, अदरवाइज भी सभी जगह पे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होने के कारण स्ट्रेस बहुत बड़ा है, और उसके कारण आज देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस बहुत ज्यादा पैमाने पे लोगों में पाए जाते हैं। खास तौर पे मानसिकता को लेके एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, इसके शिकार लोग बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रहे हैं। उसका यही कारण है कि हम किस तरह की हॉबीज या उसमें अपना ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह का जो भी हॉबी हमको ठीक लगे, एक मनुष्य के रूप में हमको उसको संवारना चाहिए, उसको समय देना चाहिए, ताकि फिर हम उसमें हमारा जो इस तरह के स्ट्रेस का जो एक कैटलिस्ट के रूप में ये सब हॉबीज काम करती है, और वो आपको फायदेमंद रहेगी। अगर वो नहीं कर पाते तो मैं कहना चाहूंगा कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग हो, स्विमिंग हो, इस तरह का आदमी ने कर देना चाहिए। वो भी आपके मानसिक शांति के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अनिवार्य है। जशपुर कलेक्टर आप रहे सर, महासमुंद कलेक्टर आप रहे, कांकेर में भी आप हैं, चौथे जिले के कलेक्टर हैं आप। जशपुर का वो दौर जब कोविड शुरू में आया था, ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यार ये है क्या, कैसा रहा वो दौर सर जशपुर का? बिल्कुल, यानी वो कोरोना के समय एक बहुत बड़ा सिचुएशन सामने अनफोल्ड हो रहा था, जिसमें समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई हमको करना है, क्या करना है, और अलग अलग जगह से निर्देश भी और उसमें काम भी करना पड़ रहा था। तो जशपुर में भी वो स्थितियां थी,
और उसमें लॉकडाउन हो, दूसरा लॉकडाउन हो, लोगों को वस्तुओं का पहुंचाना हो, लोगों को जो बाहर, खासतौर पे जशपुर में बहुत सारे लोग बाहर काम करने, कमाने, खाने जाते हैं, उनको सबको वापस लाना हो, वो भी बहुत बड़ा काम था, सभी जिलों में किया। लेकिन मुझे लगता है उस समय का सबसे मेमोरेबल काम अगर होगा जशपुर में, तो जो हमारा महुआ का सैनिटाइजर है, क्योंकि महुआ को सब लोग एक दारू के रूप में और उससे शराब के रूप में ही जाना जाता है, और ये कोई बहुत गलत माना जाता है, एक हमारी धारणा बनी है। हालांकि ट्राइबल समाज में महुआ के पेड़ को बहुत माना जाता है, तो उस शराब को, उस दारू को अगर हम सैनिटाइजर के रूप में बनाएंगे तो बहुत अच्छा सैनिटाइजर और बायोलॉजिकल सैनिटाइजर बनेगा। ये सोच वहाँ के एक जैन करके एक वहाँ के रिसर्चर है, उनकी थी। लेकिन किंतु उसमें बहुत सारे नियमों के पाबंदियां थी कि शराब बन नहीं सकती, तो उसमें उस समय फिर सब परमिशन मिला था और वो महुआ का जशपुर का सैनिटाइजर निर्मित हो गया और उसको देश प्रदेश के स्तर पे बहुत सराहा भी गया। उसके बाद सर गरियाबंद महासमुंद में भी आ रहा है। महासमुंद मेरे ख्याल से गरियाबंद में सेकेंड वेव थी उस समय, और अब कांकेर। सर अलग अलग जिलों में काम करने का अवसर मिला सर। यूपीएससी एक्सपेक्ट से अगर मैं बात करूं कि सर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं है सर आज भी। कांकेर में तो शायद एक भी सिलेक्शन नहीं, दंतेवाड़ा से एक सिलेक्शन जरूर नम्रता मैडम का हुआ था, अंबिकापुर से भी सिलेक्शन, लेकिन इधर आदिवासी इलाके हैं, कांकेर हो गया, भानु प्रतापपुर आसपास का चारामा, इस तरफ इधर सिलेक्शन बहुत कम है सर। इसका क्या कारण मानते हैं? और खास तौर पे अगर हम यूपीएससी का बारे में सोचे तो हमारे लोग तो प्रतिभा के धनी है, हार्डवर्क भी करते कांकेर के। अगर हमारे स्टेट सर्विस में लोग देखा जाए, स्टेट के विभिन्न जो भी हमारे सर्विसेज है उसमें भी यहाँ कांकेर के बहुत सारे लोग हैं, किंतु मुझे लगता है कि एक मानसिकता रहती है कि हम यूपीएससी पास न हो पाएंगे, तो लोग देने से कचराते हैं, आगे उसमें नहीं देते और थोड़ा एक अल्पसंतुष्ट भी रहते कि चलो हमने स्टेट सर्विस दे दी। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ यूपीएससी भी पास करें, छत्तीसगढ़ पीएससी में भी अच्छा रिजल्ट आए, उसके लिए हमने कोचिंग भी चालू करा रहे हैं। नीट जेईई के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में क्लैट हो, हमारे एनडीए के एग्जाम्स हो, उसमें भी लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन अगर हम और अच्छे से देंगे तो मुझे लगता है हमारे कांकेर जिले से बहुत सारे बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो या अन्य भी सेंट्रल जो भी एग्जाम, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बस्तर पूरे संभाग में, अदरवाइज राज्य स्तर पे कांकेर का अच्छा प्रतिनिधित्व है, लेकिन देश स्तर पे मुझे लगता है कि हमको अगर हम थोड़ा और अच्छा डायरेक्शन देंगे। बहुत ज्यादा सिलेक्शन होता है, मैंने सुना है सर यहाँ आर्मी तो यहाँ बहुत गांव-गांव से, यानी कुछ गांव में तो सभी बच्चे आर्मी में सिलेक्ट होते हैं। लगातार खेल के यानी उसमें जो फिजिकल के लिए जो तैयारी है, गांव-गांव में लोग हाई जंप हो, दौड़ना हो करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे उस कारण के आर्मी बहुत लोग हैं, तो शहीद भी हमारे कांकेर से लगभग ज्यादा लोगों की मात्रा संख्या है, और इस तरह से हमारे पूरे जिले के लोग आर्मी में बड़े पैमाने पे हैं। चुनाव के समय भी इसी कारण बहुत ज्यादा लोगों का जो ईटीपीबीएस है वो भी कांकेर जिले से बनता है, और वहाँ एक लोगों की धारणा आर्मी के लिए बहुत अच्छी है। हम वो भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो रायगढ़ में दिसंबर महीने में जो आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली है, हमारे इंटीरियर के भी हालांकि कांकेर वगैरह तहसील से ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन पखानजूर हो, अंतागढ़ जैसे सुदूर अंचल के तहसील से भी हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे भेज के सिलेक्शन करवाएंगे। पियानो भी मैंने सुना है सर बहुत अच्छा बजाते हैं आप। तबला तो हो गया, एक आध पियानो का एक आध गाना जो आपको बहुत पसंद हो सर, एक कुछ पुराना गाना, एक आध कुछ नया, ताकि पुराने लोग भी एंटरटेन हो जाएं सर और नए बच्चे भी जो ये शो। नहीं, मैं तो हालांकि इसमें एमेच्योर है, सभी में मैं सीख रहा हूँ, भविष्य में भी सीखता रहूंगा। सीखना तो जीवन भर सभी को है सर। हम जीवन के अंतिम पड़ाव में रहेंगे तो भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे सर। बिल्कुल, जितना सीखा है उतना ही सुना दीजिए सर।
कांकेर के लिए क्या ड्रीम है एज अ कलेक्टर, कहाँ कांकेर को देखना चाहते हैं सर आगे? खास तौर पे हमारा जो कांकेर क्षेत्र है सुदूर अंचल का बस्तर संभाग का महत्वपूर्ण जिला भी है, बस्तर का द्वार के रूप में भी जिला को जाना जाता है। हम कांकेर के लिए जो सबसे पहले चाहते हैं कि यहाँ जो एक अतिवाद और नक्सलवाद का शिकार है भविष्य में उसको समाप्त की और ही है। तो जो भी हमारे खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जल्दी पूरे हो जाए। सुदूरांचल में बहुत सारे गांवों में हमारे अभी ब्रिज नक्सल के कारण बन नहीं रहे थे, टावर्स नहीं बन रहे थे। प्रयास रहेगा कि आगामी 6 महीने में 1 आध साल के भीतर ये सब आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। उसके साथ साथ खासतौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम हम लोग यहाँ पे करें। जिले में सभी तरह के शिक्षा के संस्थाएं हैं, एकलव्य भी है, प्रयास जैसी अच्छी संस्था भी हमारे सबसे ज्यादा ट्राइबल छात्रावास हॉस्टल्स भी यहाँ पे है। और जिस तरह से हमने बात की कि भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि कांकेर जिले के बच्चे किसी जिले के कलेक्टर्स रहे, किसी जिले के एसपी रहे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सिर्फ शासकीय सेवा ही नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे पोस्ट पे रहे। हमारे कांकेर जिले के बच्चे मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़े मल्टीनेशनल्स हैं उनके यूरोप या अमेरिका के हेडक्वार्टर्स में भी हमारे बच्चे कांकेर जिले के आगे चल के वहां पे सीईओ का रूप में पोस्टेड रहे या किसी अच्छे कंपनी के बड़े पोस्ट पे भी रहे। तो इस तरह का सोच हमारा एजुकेशन के लिए है। तो उसके लिए अन्य जो शाखाएं हैं, क्लैड जैसे नेशनल लॉ की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहते हैं उसके भी हम बच्चों को तैयारी करवाएंगे ताकि बच्चे सभी क्षेत्र में आगे बढ़े। हेल्थ के लिए अभी भी हमारा जो सुदूर पखान जो अंतागढ़ जैसा क्षेत्र है वहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स थोड़े पीछे चल रहे हैं। उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि काम करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, स्वास्थ्य की सेवाओं की लगातार वृद्धि हो रही है। तो वो भी सब सेवाएं, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन आजकल हेल्थ विभाग द्वारा किया जाता है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो सभी आस्थापन है, हमारे पीएससीज हो, सीएससीज हो, वो भी इस क्वालिटी सर्टिफिकेशन को प्राप्त करके लोगों को अच्छी सेवाएं दें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जैसी आपकी सोच है वैसा कांकेर जो है आने वाले समय में दिखाई दे। तो ये थे हमारे साथ नीलेश क्षीरसागर साहब, 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बीएमएस यानी कि मतलब डॉक्टर नीलेश क्षीरसागर में कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। कांकेर को लेकर क्या सोच है और अलग अलग जगहों पर काम किए, यूथ को लेकर क्या सोच है आपने सुना। देखिए, हर काम जहां भी आप करें लक्ष्य निर्धारित करके करें और उसमें अपना 100% दें और निश्चित तौर पर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जरूर अपने जीवन में रखे ताकि स्ट्रेस अगर होता है तो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं रिलीव किया सके और फिर से वापस आप अपने ध्यान में जुड़ जाएं, अपनी पढ़ाई में जुड़ जाएं। अफसरनामा के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।